Hello and welcome to FEMA 1999। FEMA 1999 सीरीज के 6th सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सीए अतुल कुमार चतुर्वेदी, ए फेलो मेंबर ऑफ ICAI। हम लोग साथ मिलकर पढ़ रहे हैं FEMA 1999 फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन हम पिछले सेशंस में देख चुके हैं। एक बार उसको क्विक रिफ्रेश करेंगे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन अदर देन ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यदि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और उसके अंदर में कवर क्या होता है? पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो होती है वो एक तरह से, चूँकि उसमें एसेट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, तो वो बहुत टेक्निकल सेंस में तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रीट हो सकता था, लेकिन लॉ में उसके लिए स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दिया गया है अगर शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो। पेमेंट्स ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर होता है। Remittances for living expenses of parents, spouse and children residing abroad, and expenses in connection with foreign travel, education and medical care of parents, spouse and children। यानी लिविंग एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली, ये तो कवर्ड होते ही होते हैं। साथ में आप जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं या पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, पर मेन डेफिनेशन इसकी यही है कि ये अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और आज हमारा स्टडी का सोर्स यही, फोकस एरिया आज यही रहेगा। Capital account transaction means a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liabilities, outside India of persons residing in India, और assets और लाइबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आप भारत में रेजिडेंट हैं एज पर फेमा, तो आपकी भारत के बाहर की जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ चेंज होती हैं, इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती हैं। और यदि इंडिया में एसेट लाइबिलिटी चेंज हो रही हैं और आप रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। यानी रेजिडेंट इन इंडिया की इंडिया में ही एसेट लाइबिलिटी चेंज हो रही है, तो वो फिर फेमा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और उसी तरह से नॉन रेजिडेंट की भी अगर बाहर में एसेट लायबिलिटी चेंज हो रही है, तो वो भी फेमा के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्वेरी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एक थोड़ा सा डाउट भी अराइज होता है ऐसे टाइम समय पर। गिफ्ट ऑफ $10,000 आप किसी रिलेटिव को अगर आप देते हैं, गिफ्ट कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसे हालात में गिफ्ट देने के बाद में ना आपके पास कोई एसेट है या लाइबिलिटी है, ना दूसरे के पास कोई काउंटर एसेट लाइबिलिटी है, तो जिसको गिफ्ट मिल गई उसकी अब फर्दर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह गई, तो इस केस में उसके लिए कोई एसेट लाइबिलिटी बनती नहीं है, तो फिर ये कंप्लीटेड गिफ्ट है, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन यदि यही ट्रांजैक्शन किसी नॉन रेजिडेंट के रुपी अकाउंट में जमा कर दिया जाए या किसी रेजिडेंट के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करा दिया जाए, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा ड्यू टू चेंज ऑफ एसेट लाइबिलिटी। जैसा कि हमने राइट साइड के चार्ट में दिया हुआ है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया के बीच में अगर कोई कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन यदि आउटसाइड इंडिया की और इंडिया में रेजिडेंट के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो दो तरह से हो सकते हैं। रेजिडेंट ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को गिफ्ट दे रहा है और वो उसके इंडियन अकाउंट में दे रहा है, तो फिर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह से रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर किसी रेजिडेंट इन इंडिया को गिफ्ट उसके फॉरेन अकाउंट में दे रहा है, तो वो केस भी कवर हो जाएगा। ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सा हाइड हो जा रहा है, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन मटेरियल देंगे तो आप उसको जब डाउनलोड करके देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फेमा के सेक्शन 5 से कवर्ड होता है। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का पोर्शन होता है, और इसमें से सेक्शन 3 और 4 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पुराने सेशंस में। सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन इफ सच सेल और ड्रॉल इज ए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यदि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है
तो आप ऑथराइज्ड पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हैं या उसको फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकते हैं, यदि वो सेल या ड्रॉल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए है। ये बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक impose such reasonable restrictions for current account transactions as may be prescribed। FEMA 1999 जब आया था तो लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आया था, और उस समय लॉ में एक अप्रोच ये थी कि हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन फिलहाल विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को फ्रीली परमिट कर दें। और यही नीचे के जो दो ब्लॉक हैं, फ्रीली परमिटेड विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इस कॉन्सेप्ट पे ही FEMA 1999 बनाया गया। तो जनरल रूल जो समझने की वो यही है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली परमिटेड unless specifically prohibited or restricted, and capital account transactions are prohibited unless and to the extent specifically or generally permitted। तो with this background, this is the fundamental understanding of current account transactions and CAT rules। अब हम आगे बढ़ेंगे। CAT rules, 3 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स हैं। एक्ट में प्रोविज़न थी जो सेक्शन 5 हमने देखा, और एक्ट में ही प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे संबंधित रूल्स बना सकती है, नियमावली बना सकती है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था, नोटिफाई किया था। उसके तहत उन्होंने जो एक जनरल रूल है वो तो है ही कि आप अनलेस प्रोहिबिटेड और अनलेस रेस्ट्रिक्टेड यू कैन डू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, लेकिन उसके अंदर में अब रूल 3, रूल 4 और रूल 5 ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स में इसको कवर किया गया, और जो लिखा गया उसको पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, CAT रूल्स का एक शेड्यूल 1 है। उस शेड्यूल में जो ट्रांजैक्शंस लिस्टेड हैं वो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, यानी वो एक्सेप्शन है कि आप ये ट्रांजैक्शंस तो कर ही नहीं सकते, वो प्रोहिबिट हो गए। इसके अलावा रूल्स में ही लिखा हुआ है 2 तरह के ट्रांजैक्शन जो कि प्रोहिबिटेड हैं। ट्रैवल टू नेपाल एंड और भूटान, इसका मतलब ट्रैवल एक्चुअल में प्रोहिबिटेड नहीं है, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल टू नेपाल एंड और भूटान प्रोहिबिटेड है। कोई इंडिया का रेजिडेंट बेशक नेपाल जा सकता है, भूटान जा सकता है, लेकिन उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना अलाउड नहीं है, तो वो प्रोहिबिटेड है। उसी तरीके से ट्रांजैक्शन विथ ए पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान, यहाँ पर भी प्रोहिबिशन ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर है। ट्रांजैक्शन तो नेपाल और भूटान के बीच में बेशक होते हैं और होते ही रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस भी RBI परमिट कर देती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अब आता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूल नंबर 4। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको GOI के पास जाना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये शेड्यूल 2 ऑफ CAT रूल्स में वो लिस्टेड आउट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तकरीबन 10 ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस हैं। नॉट अप्लीकेबल इफ रेमिटेंस इज आउट ऑफ RFC अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो फिर आपको इन ट्रांजैक्शंस के लिए भी गवर्नमेंट की अप्रूवल भी नहीं लेनी पड़ती। आप कर तो सकते ही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल भी नहीं लेनी पड़ती है। उसी तरीके से EEFC अकाउंट से भी यदि आप पे करते हैं तो ये एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, टिपिकली एक्सपोर्टर्स के लिए और जो सर्विसेज रेंडर करते हैं उनके लिए होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से। तो EFC अकाउंट में यदि आपके पास पैसा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ, एक केस है P&I मेंबरशिप, ये इंश्योरेंस की मेंबरशिप होती है ओवरसीज, इसके लिए अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस डिवीज़न से। बेशक आप EFC से पे कर रहे हैं, पर RFC के केस में ये एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, तो इसको ध्यान दें। ये रूल 6 है CAT रूल्स का। रूल 4 तो वो है कि गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, पर ये रूल 6 है जिसमें आपको EFC की एग्जेम्पशन दी गई है। अब आता है RBI अप्रूवल रूट। RBI अप्रूवल रूट है शेड्यूल 3 ऑफ CAT रूल्स। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें एक फाइनेंशियल लिमिट दी गई है, इस लिमिट तक फ्री है, उससे अगर आप आगे जाते हैं तो आपको RBI अप्रूवल लेनी पड़ेगी। RBI अप्रूवल रिक्वायर्ड इफ लिमिट्स आर टू बी एक्सीडेड। नॉट अप्लीकेबल इफ रेमिटेंस आउट ऑफ RFC अकाउंट, तो यहाँ पर भी अगर आप RFC अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉट अप्लीकेबल इफ रेमिटेंस इज फ्रॉम EFC अकाउंट,
अगेन नॉट एप्लीकेबल। हालांकि CAT रूल्स में एक्सेप्शंस भी मेंशन किए गए हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जिस केस में आपको EFC अकाउंट के बावजूद भी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। तो क्लियर हो गया सबको कि अगर जो प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है। RFC कर रहे हो तो ना जी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, RBI अप्रूवल भी नहीं चाहिए लिमिट के बावजूद भी, EFC के केस में भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर द सम एक्सेप्शंस इन द रूल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। नॉट अप्लीकेबल टू यूज ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस व्हेन ऑन अ विजिट आउटसाइड इंडिया। यदि आप विदेश में ट्रैवल कर रहे होते हैं उस समय आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं उसके लिए फिर ये वाली रेगुलेशंस लागू नहीं होती है, ऐसा कि रूल 7 और CAT रूल्स में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो उसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं दे आर ऑन रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें इंक्लूडिंग ओपनिंग ऑफ LC, यूज़ ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये तमाम चीज़ें हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएँ इंडिया के बाहर, प्लीज़ सी द डिफरेंस। आप इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको जो एग्जाम्पशन है या रिलैक्सेशन है क्रेडिट कार्ड का वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है व्हेन ऑन अ विजिट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इसको प्लीज़, इस लाइन को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। इट इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड एज सच। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 है ट्रांजेक्शन्स फॉर विच ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विलिंग्स, लॉटरी आपने जीती इंडिया में और आप चाहते हैं हम रिपेट्रिएट करके पैसा बाहर ले जाएं, अलाउड नहीं है। ठीक उसी तरीके से हॉर्स रेसिंग, राइडिंग या किसी हॉबी से आपने पैसे कमाए और आप कहते हैं साहब मैं इसको विदेश लेके जाना चाहता हूँ, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के तहत आप नहीं ले जा सकते। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड ऑब्लिक प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स, कहीं कहीं पे प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो गलत है। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रोहिबिटेड मैगजीन्स। फुटबॉल पूल्स, स्वीप स्टेक्स, ये तमाम चीज़ें जो है इसेंशियली दे आर सीन एज गैम्बलिंग थिंग्स एंड बैंड थिंग्स। तो इसके लिए भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल आपको परमिट नहीं करता है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स ऑब्लिक होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। आप कोई इंडियन कंपनियां यदि होली ओन्ड सब्सिडरी बाहर बनाती हैं या जॉइंट वेंचर बनाती हैं और उनके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा रेमिट भी कर सकते हैं, और एक प्रोविज़न है कि आपने का जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल है आप उसको भी कन्वर्ट करके इक्विटी बना सकते हैं। तो उस तरह के एक्सपोर्ट जहाँ पर कि वो इक्विटी में कन्वर्ट किए गए, उनका जो रिसीवेबल था इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, उसमें आप कमीशन पे नहीं कर सकते किसी पार्टी को, तो वो एक रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन है। और मोस्ट प्रोबेबली इट मे हैव टू डू समथिंग टू डू विद द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि आप फेयर वैल्यू पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ऊपर से कमीशन भी दे रहे हैं। आगे चलते हैं। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज अप्लीकेबल। Payment of commission on exports under rupee state credit route except commission up to 10% of invoice value in case of exports of tea and tobacco। टी और टोबैको को एक्सपोर्ट्स में आप इनवॉइस वैल्यू का 10% कमीशन दे सकते हैं, अदरवाइज आपको कमीशन देना अलाउड नहीं है, वो भी तब जबकि रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से ट्रांजैक्शन हो रहा हो। अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से नहीं हो रहा है तो फिर तो रेस्ट्रिक्शन भी लागू नहीं होगा, और इसलिए फिर टी और टोबैको वाली बात भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेमेंट रिलेटिंग टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स, पहले एक सर्विसेज होती थी, शायद अभी भी होती हुई, कि बाहर से कोई व्यक्ति आपको टेलीफोन करेगा और बिल जो है आपको कॉल बैक सर्विसेज के बेस पे डोमेस्टिक पार्टी पे करेगी। तो वो अब आजकल ये चीज़ें तो देखने को भी नहीं मिलती, पर ये प्रोहिबिशन में है। एंड लास्ट, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी स्कीम, NRSR स्कीम। तो ये हो गए टोटल प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। आप अगर देखें, क्योंकि ये तो 8 ट्रांजैक्शन हैं, इन 8 ट्रांजैक्शंस को दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसका कोई आप निमोनिक के लिए कोई छोटा सा एब्रीविएशन बना करके आप इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट यू विल हैव टू कीप इट इन मेमोरी। ठीक है, हम चलते हैं शेड्यूल 2 पे। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
ये 10 ट्रांजैक्शन हैं जो दो शीट पे आएंगे। पहला कल्चरल टूर्स, इसके लिए अगर आप कल्चरल टूर्स लेके बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई पेमेंट करनी है तो HRD मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉरेन प्रिंट मीडिया में यदि कोई राज्य सरकार या कोई सरकारी संस्थान, हर किसी को नहीं, प्राइवेट पार्टीज़ के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता। अगर आपके क्लाइंट कोई प्राइवेट कंपनीज हैं तो उन पर ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं हो रहा है। यदि आपके क्लाइंट कोई राज्य सरकार है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स PSUs की, अगर स्टेट गवर्नमेंट बाईपास करने की कोशिश करे स्टेट PSUs के माध्यम से, तो 10,000 रुपये डॉलर से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, तो पहली बात तो प्रिंट मीडिया, नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट प्रिंट मीडिया, फॉर द पर्पजेज अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरनेशनल बिडिंग। इन 3 चीज़ों को सीधे सीधे छोड़ा गया। आप टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं प्रिंट मीडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल बिडिंग कुछ किसी प्रोक्योरमेंट की हो रही है, वो आप छाप रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इन तीनों कैटेगरी का भी आइटम नहीं है और फिर भी कोई राज्य सरकार और या उसके संस्थान इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उसके लिए $10,000 से ज़्यादा देते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रेमिटेंस ऑफ रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय ए PSU, और नेक्स्ट वाला जो आइटम है, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ PSU ऑन CIF बेसिस, दैट इज अदर देन FOB और FAS बेसिस। इन दोनों ही केसेस में मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की अप्रूवल लेनी पड़ती है चार्टरिंग विंग की। कारण क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि आप अगर शिप्स हायर करते हैं तो यू शुड प्रेफर और प्रायोरिटाइज इंडियन वेसल्स। तो अगर आप CIF वेसल बेसिस पे लाते हैं तो अब आपने फ्रेट को तो डाइवर्ट कर दिया, किसी दूसरी पार्टी के माध्यम से फॉरेन पार्टियों को शिप दे दी। तो इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए कि गवर्नमेंट की एजेंसीज ही अगर इस प्रायोरिटी को फॉलो नहीं करेंगी तो कैसे होगा। पर याद रखें कि ये प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होता है। तो अगर आपका क्लाइंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये उसके लिए पे रेमिटेंस ऑफ रेट वाला रूल और CIF बेसिस वाला जो अप्रूवल रूट है, ये दोनों ही लागू नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि CIF बेसिस पे सामान नहीं आता है, आता है, एक्सेप्शनल बेसिस पे आता है। अभी हाल ही के दिनों में जब रशिया से क्रूड ऑयल लाने के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो सारे का सारा जो क्रूड ऑयल इंडिया में ऑयल कंपनीज लाती थी वो डिलीवर्ड एक्शिप बेसिस पे ही लाया करती थी, तो उसमें वो CIF ही होता है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट्स अब्रॉड, इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, इसको दो एजेंसीज डील करती हैं। अगर वो TV चैनल की तरफ से पेमेंट जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डील करती है, जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे कर रहे हैं तो फिर उसको डील करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आता है रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेज। जो कंटेनर डिटेन का हो जाते हैं, ये डेमरेज नहीं है, डिटेंशन चार्जेज है कंटेनर का, एक्सीडिंग द रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस स्पेसिफाई किए गए हैं, उससे यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं तो उस केस में फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। किसकी लेनी पड़ती है? मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। फिर आता है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी ऑब्लिक स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय ए पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को अलावा यदि कोई है तो फिर ये अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। इन बॉडीज़ को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो भी कब लेनी पड़ती है? इफ़ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स $100,000। यदि $100,000 तक है तब तो कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी पेमेंट रेमिटेंस कर सकती है। यदि $100,000 से ज़्यादा है तो या तो आप अप्रूवल लेके कीजिए या फिर आप वन ऑफ द 3 एलिजिबल कैटेगरीज में आ जाइए, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी। यदि अप्रूवल लेना हो तो कहाँ जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आपको वहाँ अप्रोच करके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड लास्ट आइटम है रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब। वहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस डिवीज़न की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। ये P&I क्लब चूँकि इंश्योरेंस से रिलेटेड है और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसके लिए अगर आप RFC अकाउंट से पे कर रहे हैं तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आप नॉर्मल अकाउंट से पे कर रहे हैं या EEFC अकाउंट से भी पेमेंट कर रहे हैं तो अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। समय है आज की टिप का। आज की टिप है स्पाइडर डायग्राम। स्पाइडर डायग्राम क्या होता है कि आप कुछ कीवर्ड्स को लेकर के और उनको कनेक्ट करके एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक पेज पे या 2 पेज में सिमट के आ जाता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। 3 तरह के ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड, गवर्नमेंट अप्रूवल, परमिटेड और विथ RBI अप्रूवल ट्रांजैक्शंस, 3 कैटेगरीज बन गई। प्रोहिबिटेड को फिर हमने 3 लाइनों से कनेक्ट किया। शेड्यूल 1, नेपाल भूटान ट्रैवल, नेपाल भूटान पर्सन विथ एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर जो अप्रोच होती है कि जो एक या दो जो की वर्ड होते हैं उनको लिख देते हैं और रिवाइज करते टाइम सिर्फ उन वर्ड्स को देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। हमने जो 8 ट्रांजैक्शन थे शेड्यूल 1 के, उसको कैसे समराइज़ किया, क्योंकि 8 ट्रांजैक्शन थे फिर तो उसको हमने उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ट्वेल्व कोडेक्स। 12 होता है जो चीज़ रोटेट करते हैं उसको 12 कहते हैं, और कोडेक्स एक बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है जिसके अंदर में काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट नॉलेज इससे कंसर्न है। तो 12 और कोडेक्स आप विजुअलाइज कीजिए कि एक बुक है जो ऐसे रोटेट कर रही है। तो अब आपके दिमाग में वर्ड आ गए। तो ये जो टी का मतलब क्या, डब्ल्यू का मतलब क्या, आई का मतलब क्या, ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं उन कीवर्ड्स के जिनको जोड़ के हमने ये एब्रीविएशन बनाया। जैसे टी है टेलीफोन के लिए, तो कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। तो जब हमने ये शेड्यूल देखा था तो हमने ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करके अलग रंग में डाल दिया था, तो उससे ये बना हुआ है। उसी तरह GUI अप्रूवल में शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 के अंदर में जो ट्रांजैक्शंस हैं, 10 ट्रांजैक्शंस हैं, किस किस मिनिट्री से कितने कितने ट्रांजैक्शंस अप्रूवल के केसेस हैं वो आ गए। फिर INB से किस चीज़ का अप्रूवल लेना है वो आप लिख लीजिए। तो जैसे INB से तो ट्रांसपोंडर पेमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है न्यूज़ मीडिया को, तो वो इस तरीके से आप उसके सामने लिखते जा सकते हैं। कम्युनिकेशंस इंटरनेट ISP ट्रांसपोंडर, तो 2 वर्ड से आपको याद हो जाएगा। फिर EEFC और RFC एक अलग स्ट्रीम चल रहा है अप्रूवल स्ट्रीम में भी एज एन एक्सेप्शन। ग्रीन का मतलब है कि ये तो एक्सेप्शन है, आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं आप पे लागू होंगे। उसी तरह से परमिटेड के अंदर में शेड्यूल 3 है, ये सेपरेट पेज लिखा है तो एक अलग सेशन ही होगा। ये वो ट्रांजेक्शन है जो विथ रिस्ट्रिक्शन लागू होते हैं। फिर RFC, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होते हैं, बेशक वो शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन्स हो। EEFC ट्रांजेक्शन्स, इसमें भी शेड्यूल 3 के रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होते हैं, जो एक्सेप्शन स्पेसिफाइड है कैट रूल्स में उसको आप देख लेंगे। और फिर बाकी बचे अदर्स ट्रांजेक्शन जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, वो इसमें आते हैं एज ए फ्री ट्रांजैक्शन। हमें उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से संबंधित एक्ट और रूल्स की प्रोविजन समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। आप अपने कमेंट्स और सजेशंस कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए भेज सकते हैं और हम जल्दी उन पर रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।